नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बिहार की राजनीति में जारी घमासान की गूंज या यूं कहूं कि बिहार की राजनीति में जारी घमासान की आहट अब देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। एनडीए गठबंधन में शामिल बिहार के एनडीए गठबंधन में शामिल नेता जिस तरह से एक के बाद एक बयान दे रहे हैं और उनके बयानों से एनडीए गठबंधन के घमासान की कहानी निकल कर सामने आ रही है और जिस तरह से राज्यसभा सीटों को लेकर अब अंतिम फैसला करने की घड़ी आ गई है, क्योंकि तमाम लोग, कई सहयोगी दल ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ वायदा किया गया था, लेकिन वायदा तो किसी एक के साथ ही पूरा हो सकता है, सपना तो किसी एक का ही पूरा हो सकता है। तो एनडीए गठबंधन को छोड़ने तक की धमकी अब उनके सहयोगी दल के नेता दे रहे हैं और इस बीच नीतीश कुमार के इधर से उधर जाने की भी कई बार लगातार अटकलें लगाई जाती रही है। तो ऐसे में अचानक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देश की राजधानी दिल्ली पहुंचना और अचानक प्रधानमंत्री आवास पर जाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करना, लगभग आधे घंटे की यह मुलाकात हुई है। हालांकि इसमें आने जाने का 2 4 5 मिनट अगर निकाल दिया जाए तो भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जो मुलाकात हुई है वो लगभग लगभग मोटे तौर पर मान लिया जाए कि 25 मिनट की मुलाकात हुई है। लेकिन इस मुलाकात में भी शायद समाधान नहीं निकल पाया। या जैसा कि होता है, जैसा कि प्रधानमंत्री मुद्दों को टालने की कोशिश करते रहते हैं, जब उनके पास जवाब नहीं होता, जब उनके पास समाधान नहीं होता, तो वो सीधे अमित भाई के पास भेज देते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने 1 महीने पहले 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी प्रचंड जीत के साथ, उन्हें गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जाकर मुलाकात करनी पड़ी उनसे। तो पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात, फिर गृह मंत्री से मुलाकात। आमतौर पर नीतीश कुमार इस तरह की राजनीति कभी किया नहीं करते थे, लेकिन मामला कुछ बड़ा है, पेच कुछ बड़ा फंसा हुआ है, जिसका समाधान शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निकाल नहीं पाए और इसलिए उन्हें अमित भाई यानी अमित शाह के पास जाने की सलाह एक तरह से दे दी। क्या है ये पूरा मामला और कैसे ये पूरा मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है, इन तमाम चीजों की जानकारी दूंगा। लेकिन मोटे तौर पर पहले बता देता हूं कि प्रधानमंत्री आवास पर जब मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे तो उनके साथ जनता दल यूनाइटेड यानी उनकी पार्टी के कोटे से जो केंद्रीय मंत्री है राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह, वो भी मौजूद रहे और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो कि बीजेपी के कोटे से डिप्टी सीएम है, वो भी मौजूद रहे और बताया जा रहा है कि तीनों नेता एक ही गाड़ी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचे। आमतौर पर ऐसा भी होता नहीं है। तो नीतीश कुमार के कद और प्रभाव को किस तरह से कम करने की कोशिश की जा रही है, उसकी ये सिर्फ एक बानगी भर है। और जैसा कि मैंने बताया, लगभग आधे घंटे, उसमें से 25 मिनट की निश्चित तौर पर चर्चा हुई होगी और उसके बाद जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच गए कहाँ? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। और अमित शाह के आवास पर लगभग 30 मिनट, तो उसमें भी आने जाने का, गुलदस्ता देने का 3 4 5 मिनट का समय अगर आप निकाल दें तो अमित शाह के साथ भी उनकी 15 मिनट की लगभग मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के दौरान भी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद रहे। तो 25 मिनट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात, 15 मिनट जो है गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सरकार और संगठन दोनों चलाते हैं। 40 मिनट की इस मुलाकात से क्या कोई समझौते का फॉर्मूला निकल पाया? क्या बिहार की राजनीति में बयानों के जरिए जो बवाल जारी है, क्या उस बवाल का कुछ समाधान निकल पाया? और आखिर हंगामा कहाँ मचा हुआ है? क्यों हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी लगातार अपने बयानों के जरिए एनडीए गठबंधन के सामने दुविधा की स्थिति पैदा कर रहे हैं? चलिए, उनके बयान जो चर्चा में आ जाते हैं, चाहे वो कमीशन वाली बात हो, चाहे वो चुनाव को प्रभावित करने वाली बात हो, उसका ठीकरा तो वो मीडिया पर फोड़ते नजर आते हैं। लेकिन राज्यसभा सीट के लिए तो अड़ गए। उन्होंने कहा कि देखिए, हमें लोकसभा की सीट भी कम दी थी, विधानसभा की सीट भी कम दी और हमसे वादा किया गया था कि राज्यसभा की सीट दी जाएगी। अब अगर राज्यसभा की सीट नहीं दी गई तो फिर हम एनडीए गठबंधन से बाहर आने पर विचार कर सकते हैं। यानी सीधे सीधे उन्होंने एनडीए गठबंधन से बाहर होने की धमकी दे दी है। उपेंद्र कुशवाहा सीधे शब्दों में नहीं दे रहे हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता, क्योंकि जब दिल्ली आए थे, जब गठबंधन बिहार में टूटता हुआ नजर आ रहा था, वो दिल्ली आए थे। अमित शाह से मुलाकात के बाद यही कहा गया कि भाई ठीक है, विधानसभा की 6 सीटों पर तो वो मान गए हैं, लेकिन उनको बिहार में एक मंत्री पद प्लस एमएलसी, जो कि उन अपने बेटे को उन्होंने मंत्री बना दिया है, वो किसी भी विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं है, तो उन्हें 6 महीने में एमएलसी बनना ही होगा। तो वो वादा वहां पूरा हो सकता है। लेकिन ये भी बताया गया था हम लोगों को कि उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा का जो टर्म है उसको रिन्यू करवा दिया जाएगा, यानी दोबारा से
उनको राज्यसभा भेज दिया जाएगा। अब उपेंद्र कुशवाहा के दिल की धुकधकी जो है बढ़ गई है, तो अब वो बयान देते नज़र आ रहे हैं कि देखिए हमने जो संकल्प पत्र में वादा किया था, उन्हें पूरा यकीन है कि एनडीए गठबंधन के नेता के तौर पर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, बिहार की जनता से किए गए वायदे को, संकल्प पत्र में किए गए वायदे को, घोषणा पत्र में किए गए वायदे को पूरा करेंगे। यानी वो अप्रत्यक्ष तरीके से कह रहे हैं कि भैया मेरी राज्यसभा सांसदी का जो वादा किया था, वो ध्यान रखना। और तीसरी तरफ चिराग पासवान है जो कुछ बोल तो नहीं रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव के समय जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला, फिर दुबक कर बैठ गए, और अब उनका एक सपना उनके बारे में बताया जाता है कि वो अपनी माता जी को राज्यसभा भेजना चाहते हैं, राज्यसभा का सांसद बनाना चाहते हैं। तो एक अनार 100 बीमार की हालत हो गई है। समस्या जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के साथ भी है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी की जो अंदरूनी समस्या है उसका जिक्र तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन पहले बता देता हूं कि अप्रैल में जो है बिहार से आने वाले राज्यसभा के 5 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के प्रेमचंद गुप्ता है, एटी सिंह है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के पास जो सीटों का समीकरण है, एक भी राज्यसभा भेजने की हालत में वो नहीं है। जनता दल यूनाइटेड से हरिवंश है, जो कि राज्यसभा के उपसभापति है, और रामनाथ ठाकुर है, जो कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में जेडीयू के कोटे से मंत्री हैं, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। ये 5 जो है राज्यसभा के सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब जरा मैं आपको नंबर गेम बता देता हूँ। बिहार के जो 5 सीटों का जो चुनाव होना है बिहार से राज्यसभा का, उसमें मोटे तौर पर एक सांसद जिताने के लिए फॉर्मूले के हिसाब से निकाला जाए तो 40.5, और अगर उसको पूर्णांक तक जैसे ले जाते हैं तो 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। और इस हालत में 89 विधायकों वाली भारतीय जनता पार्टी बड़े आराम से जो है वो अपने 2 सांसद के तौर पर जिता कर ले जा सकती है। उसके बाद उनके पास 7 विधायक जो है वो एक्स्ट्रा बचेंगे। वहीं जनता दल यूनाइटेड भी 85 विधायक है, तो वो भी 2 अपने उम्मीदवारों को राज्यसभा का चुनाव जिताकर आसानी से ले जा सकती है। उनके पास 3 एक्स्ट्रा बचेंगे। अब चिराग पासवान सिर्फ 19 है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सिर्फ 5 है, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा सिर्फ 4 है। और इन सबको अगर मिला भी दिया जाए, अगर मैं एक्स्ट्रा बता भी दूं, तो 19 5 24 4 28 और 7 उनके बच रहे थे, तो 2 37। लेकिन राज्यसभा का चुनाव एक सीट भी जीतने के लिए आपको कितना चाहिए? 41। तो 2 जनता दल यूनाइटेड ले जाएंगे, 2 भारतीय जनता पार्टी ले जाएंगे, तो 5वीं सीट जो है वो तभी एनडीए गठबंधन जीत पाएगा जब वो राष्ट्रीय जनता दल में सेंध लगा दे, चाहे वो ओवैसी की पार्टी में सेंध लगा दे, क्योंकि उनको जो है वो आगे 4, और मोटे तौर पर आपको बता देता हूं कि जो उनके पास जो विधायकों का संख्या बचता है, उसमें अगर आप देख लीजिए 38 विधायक जो है वो बचते हैं, क्योंकि 7 बीजेपी के एक्स्ट्रा है, 5 जो है 2 जो है 82 चले जाते हैं, तो 3 जो है वो जेडीयू के एक्स्ट्रा है, तो ये 10 हो जाते हैं। 19 चिराग पासवान तो 29 हो जाते हैं। 5 जो है वो आपके जीतन राम मांझी के हैं, तो 34 हो जाते हैं। 4 जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के हैं, तो 38 हो जाते हैं। यानी इनको 3 विधायक, पहले मैंने जो 4 कहा उस आंकड़े को मैं दुरुस्त कर देता हूं, 3 विधायकों की जरूरत इनको एक्स्ट्रा है 5वां उम्मीदवार जिताने के लिए। तो पहली बात, 3 विधायक का जुगाड़ करना पड़ेगा, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल में सेंध लगाए या वो ओवैसी की पार्टी में सेंध लगाए। पहली समस्या तो ये है, अगर इन सीट चाहिए तो। और मान लीजिए कि सेंध लगा पाने में ये कामयाब भी हो जाते हैं, मैं फिर से दोहरा देता हूं कि अगर सेंध लगा पाने में ये कामयाब भी हो जाते हैं, तो ये 5वीं सीट देंगे किसको? उपेंद्र कुशवाहा वादे की याद दिला रहे हैं, जीतन राम मांझी एनडीए गठबंधन को छोड़ने की धमकी दे रहे हैं, और चिराग पासवान अपनी माता को राज्यसभा सांसद बनाने के सपने का जिक्र कर रहे हैं। और इस घमासान में जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड फंस गई, और सबसे ज्यादा नीतीश कुमार फंसे हुए हैं। जनता दल यूनाइटेड फंसी हुई है क्योंकि नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं कि इन तीनों नेताओं में से जिनका भी सपना टूटा, वो फिर नीतीश कुमार के लिए बिहार में कई तरह की मुश्किलें खड़ी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी से तो वो लड़ नहीं सकते ये तीनों, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे चिराग पासवान हो। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह से तो लड़ नहीं सकते। ये निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के लिए ही बिहार में परेशानी खड़ी करेंगे, और इसलिए बिहार में जो समीकरण बदलने की आहट आ रही है, उस समीकरण बदलने की आहट के बीच नीतीश कुमार का भागे भागे दिल्ली आना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना और अमित शाह से मुलाकात करना, इसको शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद
10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार पहली बार दिल्ली आए। शिष्टाचार, लेकिन नेताओं के बीच शिष्टाचार मुलाकात जैसी कोई चीज होती नहीं। और जिस कद के नेता नीतीश कुमार हैं, 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करे और वहीं से फिर गृह मंत्री से भी मुलाकात करने पहुंच जाए, तो इसका मतलब मान के चल लीजिए कि कुछ ना कुछ तो मामला ऐसा फंसा हुआ है जहां दिक्कत खड़ी हो रही है। नितिन नवीन भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं, नीतीश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है, तो उनके कोटे से भी बीजेपी का जो फिर मंत्रिमंडल विस्तार होना है, तो बीजेपी के किसी एमएलए को या एमएलसी को मंत्री बनाए जाने की वहां संभावना है। उसमें नाम भी आ रहा है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के राष्ट्रीय सह संयोजक है संजय मयूख, बताया जा रहा है कि संजय मयूख को जो है वो नितिन नवीन की जगह पर बिहार के नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। एक दो नाम और भी निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन मंत्री पद बड़ा मसला नहीं। बड़ा मसला है वहां सरकार के कामकाज को लेकर। बड़ा मसला है जिस तरह से सम्राट चौधरी योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर कल्चर को बिहार में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा मसला है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरह का अभियान, जब वो दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में भी उनसे कुछ पत्रकारों ने हिजाब प्रकरण वाला सवाल पूछ लिया। जिन्होंने पूछा उनकी हिम्मत को सलाम, लेकिन जहां से वो बताया गया होगा उनके ऑफिस से या उनके संपादक के जरिए, वहां पर कहीं कोई खेल हो गया। ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क तो जरूर लगा हुआ है। और फिर उसके बाद राज्यसभा सांसदी का मसला, और उसके बाद गठबंधन को लेकर कई ऐसे इशू हैं जिसमें नीतीश कुमार सहज नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बार बार इस तरह का संदेशा मिल रहा है। और हाल ही में जिस तरह से अमित शाह ने राजीव रंजन सिंह, लल्लन सिंह, संजय झा और नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी के साथ मुलाकात करके नीतीश कुमार के उत्तराधिकार को लेकर सवाल पूछा था, नीतीश कुमार की विरासत को लेकर सवाल पूछा था, वो नीतीश के पास भी जानकारी होगी। और ये भी सवाल है कि जब तमाम लोग ये जानते हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सपना अपना मुख्यमंत्री बनाना है, तो क्या बीजेपी के इस सपने की जानकारी नीतीश कुमार को नहीं होगी? और नितिन नवीन को जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार से बाहर निकालकर राष्ट्रीय फलक पर लाया गया है, एक बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के पास फेस क्राइसिस है। नीतीश को हटाए तो बनाए किसको? क्योंकि कोई ऐसा चेहरा बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल नहीं है जो दिग्गज हो, जो नीतीश कुमार का मुकाबला कर सके और जिस पर विवादों की छाया भी ना हो, यानी वो विवादास्पद ना हो। और नितिन नवीन के बारे में लगातार ये बताया जाता है कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए आला कमान की पहली पसंद है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में आकर उनका राजनीतिक कद बड़ा किया जा रहा है, ताकि जब भी नीतीश कुमार को हटाने की परिस्थिति बने तो भारतीय जनता पार्टी बड़े आराम से नितिन नवीन को वहां अपने मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित कर सके, शपथ दिलवा सके। ये तमाम चीजें ऐसी बात नहीं कि नीतीश कुमार की जानकारी में नहीं होगा, और इसलिए नीतीश कुमार दूसरा एंगल भी खोल कर रखना चाहते हैं। उनके लिए समस्या यह है कि कहीं राष्ट्रीय जनता दल ना टूट जाए। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, चिराग पासवान की पार्टी टूटेगी तो जनता दल यूनाइटेड मजबूत होगी, नंबर 1 की पार्टी बिहार की विधानसभा में बन जाएगी। और अगर राष्ट्रीय जनता दल टूटेगी तो उसका टूटने का सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी ही हो सकती है। और फिर राज्यसभा चुनाव में एक बड़ा खेल होने की आशंका भी है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 41 विधायकों की जरूरत है, एनडीए के पास 38 विधायक एक्स्ट्रा बचते हैं 5वीं सीट के लिए, लेकिन 3 विधायक कम है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है, अगर लालू यादव, तेजस्वी यादव जो है वो ओवैसी की पार्टी से मदद मांगते हैं और बीएसपी का भी समर्थन मिल जाता है, तो 35 जो है वो आज की तारीख में विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास है, क्योंकि आरजेडी के पास 25 है, कांग्रेस के पास 6 है, सीपीआई वाले के पास 2 है, आईआईपी के पास 1 है, सीपीएम के पास 1 है, 35 और 5 उसमें ओवैसी के जोड़ दिए जाए तो 40 हो जाते हैं, एक बहुजन समाज पार्टी का जोड़ लिया जाए तो 41 हो जाता है। तो अगर ये सब जाए तो एक सीट विपक्षी खेमे के पास जा सकती है। हालांकि इसकी संभावना थोड़ी सी कम नजर आ रही है, लेकिन अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मन थोड़ा सा भी डोल गया तो ये संभावना मजबूत हो सकती है। यानी एक अनार 100 बीमार वाली हालत में नीतीश कुमार ये कर सकते हैं कि उस अनार को बड़े आराम से, सलीके से वो विपक्षी गठबंधन की तरफ सरका दे। लेकिन उसके बाद भी बवाल तो बढ़ेगा, उसके बाद भी तो हंगामा बढ़ेगा। जितन राम मांझी क्या चुप रह जाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा को आप पैदल कर दोगे, वो सांसद नहीं रहेंगे, तो क्या वो चुपचाप बैठ जाएंगे? चिराग पासवान का अगर सपना पूरा नहीं होगा तो क्या वो चुपचाप बैठ जाएंगे? जबकि चिराग पासवान की पार्टी के विधायकों के टूटने की आशंका भी सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है इन तमाम घटनाक्रम के बीच। और दूसरी तरफ लालू यादव के परिवार में एकता की कोशिश शुरू हो गई है, एकजुट करने की कोशिश शुरू हो गई है। रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव, तमाम भाई बहनों को एक साथ लाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं।
और इस बीच नीतीश कुमार का दिल्ली आकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करना निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति से जुड़ा एक बड़ा घटनाक्रम है और ये कहा जा रहा है कि आज ही नीतीश कुमार जो है वो वापस पटना जा सकते हैं। तो अपने तमाम दर्शकों से मैं कहूंगा कि जरा आप कमेंट करके बताइए कि ऐसी क्या बात थी नीतीश कुमार की, ऐसी क्या डिमांड थी आपके हिसाब से जो नरेंद्र मोदी ना सुलझा पाए और उनको अमित शाह से मिलने को कह दिया गया। और क्या नीतीश कुमार के राजनीतिक कद को छोटा साबित करने की कोशिश की जा रही है कि एक ही गाड़ी में 3-3 नेता प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचते हैं और फिर उन्हें गृह मंत्री से मिलने को कह दिया जाता है। फिर जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर लगातार कई तरह के विवाद पैदा किए जा रहे हैं, क्या वो संयोग है? सिर्फ संयोग मात्र है या प्रयोग है या किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है? और क्या नीतीश कुमार भी इस खेल को बखूबी समझ रहे हैं? और फिर से मैं बता दूं कि मजबूत सहयोगी नीतीश कुमार को कतई पसंद नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से बड़ी पार्टी है। अंतर जो है वो सिर्फ 4 विधायकों का है और नीतीश कुमार का ये ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि मजबूत सहयोगियों के साथ सरकार चलाने में उन्हें मजा नहीं आता। तो जब मजा नहीं आएगा तो मन बदलेगा तो फिर कुछ खेला करने का मन करेगा और कुछ खेला करने का मन करेगा तो फिर वो दूसरी तरफ पलट कर जा सकते हैं। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, इस बात की जानकारी मुझे तो क्या शायद नीतीश कुमार को भी नहीं होगी, क्योंकि बिहार की राजनीति इतनी दिलचस्प बन गई है कि तमाम राजनीतिक किरदार अपनी अपनी बारी का और सही समय आने का इंतजार कर रहे हैं। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या भारतीय जनता पार्टी के कोई और नेता हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, लालू यादव, तेजस्वी यादव हो या फिर खुद बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार। तो इन तमाम चीजों के बारे में आपका क्या मानना है? बैठक के बारे में आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नीतीश कुमार खेला करने की हालत में है या नहीं? नीतीश कुमार पाला बदलने की हालत में है या नहीं? नीतीश कुमार खेला करेंगे या नहीं? नीतीश कुमार पाला बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? इसके बारे में आपका क्या मानना है? इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत जरूर कराइएगा। तो जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो ही लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, 2-4 लोगों तक हमारे वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए। और नए दर्शक के तौर पर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन भी कर लीजिए। थैंक्स के जरिए भी आप हम तक अपनी सहायता पहुंचा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अपील कि बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।